नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज लेकर के आया हूं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 दूरव्यता का अंत और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। ओके, कि क्या क्या परिणाम हुए शॉक थेरेपी के, क्या क्या इफेक्ट हुआ शॉक थेरेपी का और शॉक थेरेपी क्या थी, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। और फिर बात करेंगे आज हमारे एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। शॉक थेरेपी के परिणाम देखिए, अब लास्ट लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी के लिए मैंने आपको ये कहा था कि विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसी जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इन लोगों ने शॉक थेरेपी को क्या कहा, आघात पहुंचा करके उपचार करने वाली विधि है ये। ठीक है, मतलब आपको दर्द देंगे और दर्द दे करके आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई एक को थप्पड़ मार करके उसके यहाँ से मच्छर हटा दिया और बोला था मच्छर खा जाता तो बहुत बीमार हो जाता, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। तो आघात पहुंचा करके, दर्द पहुंचा करके आपको उपचार करने वाली विधि को शॉक थेरेपी कहा गया है। शॉक थेरेपी में हुआ क्या एक्चुअल में कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को बदला गया कि जो साम्यवादी देश रहे, जो सोवियत संघ के साथ जो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अब उन साम्यवादी देशों को क्या बनाना है, अब हमें लोकतांत्रिक बनाना है। उन समाजवादी देशों को हमें क्या बनाना है, पूंजीवादी बनाना है। तो अब वो शॉक थेरेपी होने के बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है और शॉक थेरेपी होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो आज हमें देखने हैं कि शॉक थेरेपी से क्या प्रभाव हुआ सोवियत संघ पे, क्या प्रभाव हुआ उसकी साथी देशों पे और कौन सी ऐसी चालें जो अमेरिका ने चली, वो सभी आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। देखिए, अब यहां पे शॉक थेरेपी में क्या हुआ, बदलाव हुआ, क्या हुआ, चेंज हुआ है। और बदलाव किस प्रकार का हुआ है, बिल्कुल एक साथ बदलाव हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, अगर आप उसके भाई 5 वो डेली पीता है तो आप उसकी एक एक कम करवाइए। ठीक है, तो वो इट्स ओके, वो धीरे धीरे नॉर्मली छोड़ देगा। पर एक साथ आप उस व्यक्ति को ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में डाल देंगे और उसके करंट लगवाएंगे तो वो थोड़ा सा दुख पहुंचाने वाली विधि है, वो थोड़ा सा तरीका है। तो यहाँ पे जो बदलाव हुआ है ना, वो बिल्कुल एक साथ सडनली बदलाव करा गया कि आप आज तक समाजवादी थे, आप आज तक साम्यवादी थे, अब आपको कैसा बनना है, अब आपको पूंजीवादी बनना है। कैसा बनना है, पूंजीवादी बनना है। एक साथ बदलाव करा गया और एक साथ बदलाव करने के लिए ही शॉक थेरेपी लेकर के आए। और शॉक थेरेपी के तहत था क्या कि यही था कि जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो इन देशों में लोन देंगे, इन देशों को खूब पूंजीवादी बनाने के लिए कंपनियों को भेजेंगे, खूब पैसा खर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी बनाने के लिए। और पूंजीवादी के बारे में जो विचार सोवियत संघ के देशों ने सुने थे, जो बातें सोवियत संघ के देशों ने सुनी थी और जो उनको लग रहा था कि जब शॉक थेरेपी हमारे देश में लागू हो जाएगी, शॉक थेरेपी से हमें फायदा होगा, हमें आनंद लोक की अनुभूति होगी, हमें आनंद ही आनंद मिलेगा, तो वो आनंद शॉक थेरेपी के बाद लोगों को नहीं मिल पाया। जो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई उससे जनता को उपभोग के उस आनंद लोक को, मतलब उपभोग, जनता कंज्यूम करना चाहती थी कुछ खाना पीना सामान। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इस शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के सभी देशों की और भी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। सबसे पहले पॉइंट, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल। ग्रास सेल या ग्रास सेल का अर्थ यहाँ पर यह है बच्चों, सबसे बड़ी इतिहास की ग्रास सेल का अर्थ यह हुआ है कि यहाँ पर क्या था, जो चीजों की कीमत बहुत बेहतरीन थी वो कीमत बिल्कुल कचरे के भाव में बिकी है। वो चीजें बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल आप कहते हैं ना जो रद्दी कबाड़ सामान होता है, उस कबाड़ के तरह में उन चीजों को बिका। जिन कंपनियों की कीमतें करोड़ों की थी, सरकारी कंपनियों की कीमतें, वो लाखों में, बिल्कुल ये चुटकी भरों में बिकी है। तो आप जैसे जब कोई फेस्टिवल सीजन आता है या कोई भी सीजन आता है तो आप देखते हैं सेल लगती है। जो शर्ट 400 की 500 की होती है वो 100 में बिकती है, 200 में बिकती है। या जैसे अब सर्दियों का सीजन आया है और जैसे जब जाने वाला सा होगा फरवरी या मार्च में, जो जैकेट आज 2500 की मिल रही है वो जैकेट मार्च में 1500 की, 1000 में भी मिल जाएगी, क्योंकि वो उस सामान को निकाल करके जाना चाहते हैं। तो वो एक तरह से सेल, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो यहाँ पर भी क्या है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल आप उसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन कंपनियों की कीमतें करोड़ों में थी वो कंपनियां हजारों में बिक गई। वो कंपनी ऐसा बिल्कुल ऐसे रद्दी के भाव जिन्हें आप कह सकते हैं, जितना हम कबाड़ी वाले को मोल ताल कर करके बेचते हैं उस समय वो मोल तोल भी नहीं कर पाई वो कंपनियां। और ये सारी की सारी कंपनियां कौन सी कंपनियां थी? ये सार्वजनिक कंपनियां थी जिन पे अधिकार, जिन पे स्वामित्व किसका था? सरकार का था।
सरकार का स्वामित्व था और वो सारी की सारी कंपनियां किसको सौंप दी गई, प्राइवेट वालों को सौंप दी गई कि आज से ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो किसकी होगी, प्राइवेट वालों की होगी, प्राइवेट वालों को दे दिया। तो शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। अब शॉक थेरेपी से सबसे पहला जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो इन सोवियत संघ के देशों की जो अर्थव्यवस्था वो पूरी की पूरी तहस नहस हो गई, वो पूरी की पूरी आप कह सकते हो धाराशायी हो गई। देखिए यहां पर आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ना वो बात करेंगे, एक तो है जो आर्थिक जो उनकी सोच थी, पूंजीवादी सोच थी, और दूसरी राजनीतिक लोकतंत्र वाली सोच थी। इन लोगों ने, अमेरिका ने शॉक थेरेपी के तहत क्या है ज्यादा जो फोकस करा है वो अर्थव्यवस्था वाले पे, अर्थशास्त्र या आर्थिक पे ज्यादा फोकस करा है। वो चाहते हैं कि समाजवाद को छोड़कर पूंजीवादी अपना ले, चाहे लोकतंत्र अपनाए या नहीं अपनाए वो बात का मुद्दा है, पर समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद तो इनको अपना लेना ही चाहिए। तो सबसे जो बुरी स्थिति होती है तो वो तो क्या होती है कि जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो जाती है, वो पूरी धाराशायी हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। अब अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। और अर्थव्यवस्था में क्या आता है, मैंने आपको जैसे पढ़ाया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों का जो टोटल उत्पादन है उसी उत्पादन को हम अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, इकोनॉमी कह रहे हैं, ठीक है, वही इकोनॉमी आ रही है। तो अब यहाँ पे तीनों के तीनों प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पहले सरकार कंट्रोल कर रही थी और आज इनको बिल्कुल कोडियों के भाव में प्राइवेट वालों को बेचा जा रहा है, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और जो जनता को इस बर्बादी का मार झेलनी पड़ी, यह दुख उनको देखना पड़ा। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। राज्य नियंत्रित का मतलब क्या, सरकार द्वारा नियंत्रित। सरकार जिन औद्योगिक ढांचों को, जो औद्योगिक इंडस्ट्री थी, कोई बिल्डिंग थी, कोई फैक्ट्री थी, कुछ भी उद्योगों से जुड़ा हुआ था, उनको जो कंट्रोल कर रही थी वो सरकार कंट्रोल कर रही थी, वो चरमरा उठे थे। चरमरा उठाने का मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। अब सोचिए, मतलब टोटल जितने उद्योग थे उनमें से 90% उद्योग किसको बेच दिए गए, निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। ठीक है, निजी हाथों या कंपनियों को बिल्कुल ही बेच दिया गया। अब आज से ये आपके हैं। अब एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि जब से लेनिन ने समाजवाद की विचारधारा को बनाया उन्होंने कुछ भी थोड़ा बहुत भी पूंजीवादी वाला काम नहीं करा। 1921 में रूस में एक पॉलिसी लागू करी गई जिसे कहा जाता है नई आर्थिक नीति, या इंग्लिश में कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, और इस नई आर्थिक नीति के तहत भी काफी ऐसे परिवर्तन करे गए जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा से थोड़ा सा समझौता करते हैं। जैसे कि ये कहा गया कि जिसमें 20 से कम एम्प्लॉइज है वो क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट इंडिविजुअल चला सकता है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, और सामूहिक खेती पे काफी छूट दी गई। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले भी हुई है, पर वहां पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गिरी नहीं है, क्योंकि लेनिन ने किस प्रकार का बदलाव करा, धीरे धीरे बदलाव करा। परंतु ये जो शॉक थेरेपी है इसमें बदलाव एक साथ हुआ है। तो 1921 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कदम पूंजीवादी की तरफ जाने का रखा गया था, परंतु इतना नहीं था कि बिल्कुल जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसको ही बर्बाद कर दे। अब यहाँ पे तो जो इतने उद्योग सरकार ने लगाए थे उनमें से 90% उद्योग अब किसको दे दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। आर्थिक ढांचे का यह पूर्ण निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। अब क्या था, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, यहां पर अभी सब कुछ जो कंट्रोल कर रही थी वो सरकार कंट्रोल कर रही थी, और सरकार हमेशा बिल्कुल मोल तोल करके कंट्रोल करती है, इतना हमें फायदा होगा, इतना हमें नुकसान होगा। 1991 में हमने भी नई आर्थिक नीति अपनाई, पर हमने तो एक साथ नहीं बोल दिया ना कि सारे के सारे आ जाओ, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, कंपनियां सारी की सारी बेच दो, बिल्कुल भी नहीं। हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करा। चाइना ने 1972-73 के बाद समाजवाद को त्याग दिया, वो भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, पर धीरे धीरे एक साथ नहीं, जैसा अभी सोवियत संघ के देशों के साथ हो रहा है वैसा न चाइना में हुआ न वैसा इंडिया में हुआ। तो क्यों, क्योंकि वहां पर सरकारों ने कंट्रोल पकड़ रखा था, नियंत्रण फिर भी सरकार के ही हाथ में था। सरकार डिसाइड करके बैठी हुई थी कि इतना ही हम मंगवाएंगे, यही कंपनी देश में आएगी, इतना ही उत्पादन करेगी, और लघु उत्पादकों को सपोर्ट करने के लिए हमारे जो देश की सरकार है वो इन बाहर की कंपनियों को फिर बाहर भेज देगी। इतनी पावर सरकारों के हाथ में थी। पर अभी यहां पर जो कुछ हो रहा था, पूरे सोवियत संघ में जो कुछ हो रहा था, वो कौन कंट्रोल कर रहा था, बाजार की ताकतें कंट्रोल कर रही थी। बाजार की ताकतों का मतलब क्या है कि जिस चीज की सप्लाई, जिस चीज की डिमांड हो रही है उसकी मांग बढ़ाई जा रही है, उसको खरीदा जा रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं। ठीक है, यहां पर सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं था। मतलब
अब भी आप ये कह सकते हो कि कुछ भी सरकार के हाथ में नहीं था। सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति, जो सरकार ने एक औद्योगिक नीति बना रखी थी, उस औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की जो ताकतें हैं उसके अनुसार उस समय पूरा मार्केट चल रहा था। और इसी कारण क्या है, पूरे उद्योग मटियामेट हो गए, मतलब पूरे मिट्टी में मिल गए, वो पूरे खत्म ही हो जाते हैं। इसे इतिहास की सबसे बड़े ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है, और इसे इतिहास की सबसे बड़े ग्रास सेल कहा जाता है। पूछा जाए क्यों कहा जाता है, तो क्यों, क्योंकि महत्वपूर्ण जो उद्योगों की कीमत है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे, जो बड़े बड़े उद्योग थे, जिनकी कीमतें मैंने कहा ना करोड़ों लाखों में थी, उनको हजारों में बेच दिया गया, तो उन कीमतों को कम करके आकी गई। ठीक है, अच्छा, अरे यार अब तो कौन चलाएगा, सरकार तो है नहीं, कौन चलाएगा इनको, लो बिल्कुल कम में बेच दो। कम कीमतें उनकी लगाई गई और औने पौने दामों में बेच दिया गया, मतलब बहुत कम दामों में ही उनको बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। अब देखिए, अब कोशिश यहां पर ये हुई कि सब इसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो हर व्यक्ति को क्या करा गया, अधिकार पत्र दिया गया कि भाई आप भी क्या है, कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं, आप भी कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, आप भी उसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। सबको अधिकार पत्र दिए गए। परंतु क्या हुआ कि अब जब बिल्कुल पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, भूखमरी बढ़ जाएगी, स्थिति बुरी है, लोगों को क्या है, पैसे चाहिए थे, लोगों को पैसे चाहिए थे, तो लोगों ने क्या करा, उनको कालाबाजारी के तहत बेच दिया। ले ले, ये मेरा वाला कूपन भी ले ले, तू खरीद ले, मुझे तो नहीं खरीदना, ये मेरा वाला कूपन भी ले ले, तू खरीद ले। तो उन्होंने क्या कर दिया, कालाबाजारी के हाथों बेच दिया, क्योंकि उनको धन की ज्यादा आवश्यकता थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर धन होगा, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे तो बचेंगे, तब शेयर खरीदने की बात सोचेंगे। फिर दूसरी बात करते हैं, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट। तो रूस की जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल, और रूबल के मूल्य में काफी गिरावट आ जाती है। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। देखिए, अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, ठीक है, अब आप इस शब्द को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे भाई साहब पता नहीं क्या कौन सा शब्द डाल दिया, ठीक है, कहां से लेकर के आते हैं पता ही नहीं है। इसे अगर इंग्लिश में कहते हैं तो इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर अब इसे अपन अपनी वाली भाषा में बोले तो वो क्या है, महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति और कुछ भी नहीं है, बस महंगाई है। अब महंगाई हुई है तो हुई क्यों है, महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए अभी तक महंगाई का जो मुख्य कारण होता है ना, वो होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब मांग और सप्लाई मतलब उसको पहुंचाना, उसकी आपूर्ति करना। अभी तक तो कोई भी वस्तु, किसी भी चीज की जो सप्लाई कर रही थी वो सरकार कर रही थी, तो वो डिमांड के अनुसार करती जा रही थी। पर अभी इस हालात में सब खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोई सरकारी उद्योग सरकार के कंट्रोल में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। तो डिमांड तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और सप्लाई कम होती जा रही थी, और अब जो लोग सामानों को बेच रहे थे वो अच्छी खासी कीमत बढ़ा करके बेच रहे थे, प्राइस को बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति, जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब लोगों की जब महंगाई बढ़ने लगी तो लोगों ने क्या करा, अपनी जो जमा पूंजी है, जो काफी वर्षों से जमा कर करके रखी हुई थी, उस जमा पूंजी को बाहर निकालना शुरू करा। ये स्थिति आप कोरोना के जैसी स्थिति देख सकते हैं, जब लोगों के काम धंधे छूट गए, जब लोगों के रोजगार छूट गए, लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, तो लोगों ने जो सालों से अपनी जमा पूंजी को जोड़ के रखा होता उनको बाहर निकाल के देते गए, सबकी जमा पूंजियां खत्म हो गई। बस वैसी स्थिति यहाँ पर हुई है। जमा पूंजी मतलब जो आपने सेविंग्स कर रखी हो, वो सारी की सारी सेविंग्स आपकी जा चुकी है। रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। तो रूस में टोटल कितने, 1,500 बैंक थे और बाकी दूसरी वित्तीय संस्थाएं भी थी। लगभग आधे, 1,500 मतलब 750-800 के करीबन क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो गए। दिवालियों का मतलब यह होता है कि भैया उन पे जो कर्जा था या उनसे जो कोई पैसे मांगते थे, अब वो देने की क्षमता में नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे जो बुरी स्थिति होती है व्यक्ति की, वो आ जाती है कि मेरे पास तो 1 रुपए नहीं है। वो जैसे एक डायलॉग नहीं देते अपन, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, वो वाली सी स्थिति यहाँ पे दिवालिया को कहते हैं कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है, इतने बुरे दिन चल रहे हैं, बड़े सपने देखना, बड़ी चीजें खरीदना, बड़ा काम करना तो बहुत दूर की बात है, अब तो भैया जहर खाने के पैसे नहीं है, वो भी कोई दे दे तो ठीक है। तो कुछ मित्र होते हैं जो फिर कहते हैं ला वो तो मैं भी दिला दूं, पर बैंकों के उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो दिवालिया का मतलब यही है कि भैया उनके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, मतलब वो जो उनसे पैसा मांगते हैं उनको देने के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में वो आ चुके हैं। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम, ये आपको एक तस्वीर भी दिखा रखी है साइड में, अगर आप बॉक्स में देखेंगे तो एक बैंक की तस्वीर दिखा रखी है। रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इनकॉम। इनकॉम के दिवालिया होने से देखिए रूस
उस देश का दूसरे नंबर पर सबसे जो बड़ा बैंक था वो भी दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयर धारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। तो जो ग्राहकों के थे उनके पैसे डूब गए, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं, देने के लिए पैसे नहीं बचे। हजारों जो कंपनियां थी, कितनी 10,000 कंपनी की बात करें, 10,000 कंपनियां और उनके जो शेयर धारक है जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे उन कंपनियों के, उन सबकी जमा पूंजी डूब गई। मतलब आप कह सकते हो कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी डामाडोल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी गिर चुकी है। तो ये अर्थव्यवस्था को चलाने में एक तो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है और एक बैंकों का बहुत बड़ा रोल होता है। बैंक पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, और शेयर मार्केट से फिर हमें ये पता चलता रहता है इस कंपनी का बढ़िया चल रहा है, इस कंपनी का काम लोग खरीदते हैं, अपनी हिस्सेदारी उसमें लेते हैं। तो यहाँ पे जब रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, मतलब आज हम जैसे एसबीआई है, एसबीआई भारत का सबसे जाना माना बैंक है, सबसे बेहतरीन बैंकों में से एक है, अगर उस पर तो दुनिया में विश्वास करे यार सरकार का बैंक है क्यों बेकार होगा, बढ़िया बैंक है, तो लोगों ने विश्वास करा। उसी प्रकार से क्या यहाँ पे रूस का जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इकोम, कभी ये कल्पना भी नहीं करी गई थी कि इस जैसे बैंक में दिवालिया हो जाएंगे जिनके पास लौटाने को कुछ 1 रुपया भी नहीं होगा। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। तो जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी, मैंने कहा ना सामूहिक खेती हो रही थी, मिलजुल करके लोग काम कर रहे थे, जैसे 15-20 लोग हैं वो एक साथ मिल जाते थे और वो एक जगह पे खेती कर रहे हैं। तो सामूहिक जो खेती की प्रणाली वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही, ठीक है, और लोगों को जो खाने पीने का सामान चाहिए था वो अब उनके पास अवेलेबल नहीं है। रूस ने खाद्यान्न का आयात शुरू किया, ठीक है। अब रूस ने क्या कर दिया, खाद्यान्न का आयात मतलब बाहर के देशों से मंगवाना शुरू कर दिया। हमें गेहूं चाहिए, हमें चावल चाहिए, वो चीजें बाहर से मंगवाना शुरू कर दी। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था, ठीक है। अब देखिए 1989 वो दौर है जब शॉक थेरेपी से पहले का दौर है और 1999 शॉक थेरेपी के बाद का दौर है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि आपके देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर, मतलब जैसे आज भारत है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो भारत के अंडर में जितने भी सीमा क्षेत्र आते हैं, उस सीमा क्षेत्र के अंदर एक वर्ष के भीतर जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको जिस बाजार मूल्य पे बेचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। मतलब एक आप देश की टेरिटरी के अंदर, एक देश की सीमाओं के अंदर एक साल में कितना उत्पादन करते हैं और उसको कितने बाजार मूल्य पे बेचते हैं, वो बाजार मूल्य क्या कहलाता है, आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और इस जीडीपी से ही हम देख पाते हैं कि कौन से देश कितने विकसित है और कौन से कितने नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका की 20% जीडीपी है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 20% उसका योगदान है। चाइना के लिए हम 16 से 17 18% जीडीपी बताते हैं, ठीक है। तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो 1989 की तुलना में 1999 में जो जीडीपी है वो काफी नीचे चली गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहले सोवियत संघ के जितने भी व्यापारिक रिश्ते थे उन सबको खत्म कर दिया गया। तो जो पहले का जो पुराना व्यापारिक ढांचा था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, हम मुझसे ये चीज खरीद लेंगे, मुझसे ये कर लेंगे, जो पूरा एक लिंक बना हुआ था, वो सारा का सारा लिंक तोड़ दिया जाता है और उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। रूस या सोवियत संघ के देशों को कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, उनको शॉक थेरेपी के साथ जाना ही पड़ा, उनकी मजबूरी भी आप कह सकते हो। फिर बात करते हैं समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का नष्ट, ठीक है। तो अब जब समाजवाद रूस में लाया गया तो सबसे बड़ी बात यही कही गई कि समाज कल्याण होगा, लोगों का भला होगा, लोगों के भले के लिए ही ये व्यवस्था लाई गई। तो समाज कल्याण की बात समाजवाद का सबसे बड़ा आधार था। अब समाजवाद का सबसे बड़ा आधार जब समाज कल्याण था और जब शॉक थेरेपी लॉन्च हुई तो ये समाज कल्याण की जितनी भी व्यवस्थाएं थी सारी की सारी नष्ट कर दी गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्थाओं को क्रम से नष्ट किया गया, मतलब एक एक कर करके जितनी भी समाज कल्याण वाली बातें थी वो सारी की सारी नष्ट कर दी गई। मतलब कोई समाज का भला वाला नहीं है, सबको बराबर अवसर मिलेंगे, सब अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, बिजनेस करो, बिजनेस करके जो जितना अमीर बन सकता है वो बने। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। देखिए सरकारी रियायतों के खात्मे, अभी तक जब रूस में या सोवियत संघ में समाजवादियों की सरकार थी तो सरकार हर वर्ग को रियायत देती थी। जैसे कि हम लोग नहीं कहते सब्सिडी, जैसे अपन लोग कहते हैं कि सब्सिडी दे रही, भाई 1000 रुपए का सिलेंडर है, 700 आप दो, 300 सरकार भरेगी। तो छूट जो देती है, रियायतें जो देती हैं, अब वो सारी की सारी रियायतें खत्म हो चुकी है। अब जब वो खत्म हो चुकी है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीबी में जा चुके हैं।
मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक और बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गए। हाशिए पर आने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है हा 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 हंसने लगे। हाशिए पर आने का मतलब है बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि एक जो समाज का मार्जिनलाइज्ड जो समुदाय है, या आप कह सकते हो जो बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय, आप कह सकते हैं जो समाज का जो अंतिम पायदान होता है उस कॉर्नर पे वो लोग भी आ चुके हैं। मध्यम वर्ग के समाज के जो लोग हैं वो भी उस कॉर्नर पर आ चुके हैं कि भैया अब तो हमारी स्थिति क्या है, बहुत खराब हो चुकी है। अकादमिक या बौद्धिक कामों से जुड़े लोग, अकादमिक या बौद्धिक मतलब जो पढ़े लिखे लोग हो, जो इंटेलेक्चुअल्स हो, वो या तो बिखर चुके थे, वो कोई कहीं हो चुका था, या वो देश छोड़ करके बाहर चले गए थे। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जुराइम पेशा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अब जब स्थितियां बहुत खराब चल रही थी, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब अपने हिसाब से पूरा देश चल रहा है वहां का, ठीक है, तो माफिया वर्ग जो आप कह सकते हैं जो गुंडे मवाली होते हैं, ठीक है, उन्होंने गलत तरीके से हर चीज को अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर लिया। सरकार का कंट्रोल था नहीं, सब कुछ मार्केट के हिसाब से चल रहा था। तो माफिया जो वर्ग है वो उभरा और उसने अधिकतर जो आर्थिक गतिविधि है उसको अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। निजीकरण मतलब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, विषमताओं का मतलब जो डिफरेंसेस पैदा हुए उनको पैदा करा। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से यही सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है कि आपको रिच और पुअर के बीच में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अमीर अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। यही चीज सोवियत संघ के गणराज्यों में और खास करके रूस में देखने को मिली, जब अमीर और गरीब लोगों के बीच में काफी बड़ा विभाजन आपको देखने को मिलता है। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। अब पहले क्या था, पहले समानता ही थी, अमीर गरीब दोनों के बीच में समानता थी, इक्वलिटी आपको देखने को मिलती थी। पर अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। काफी डिफरेंस आपको आर्थिक रूप में देखने को मिलेगा। अमीर काफी अमीर हो चुका है और गरीब काफी गरीब हो चुका है। अब चर्चा करते हैं लोकतांत्रिक परिणाम। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो विचारधाराओं में परिवर्तन है वो एक तो हमने अर्थव्यवस्थाओं के हिसाब से देखा कि वो समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तित करना चाहते हैं, और दूसरी ओर लोकतंत्र में देखते हो साम्यवादी से लोकतंत्र पे लेकर के आना चाहते हैं। पर अमेरिका ने जितना जोर समाजवाद को पूंजीवाद परिवर्तित करने में लगाया उतना साम्यवाद को लोकतंत्र में नहीं। उनका मानना था लोकतंत्र करो तो ठीक है, नहीं पर पूंजीवादी बन जाओ, क्योंकि पूंजीवादी से कहीं ना कहीं वो मानते थे कि हमारी विचारधारा प्रबल हो जाएगी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। अब आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई कि आर्थिक बदलाव होने चाहिए, समाजवाद से पूंजीवाद आना चाहिए, इन पे काफी प्राथमिकताओं को महत्व दिया गया और ध्यान भी दिया गया। परंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का मतलब क्या है कि भाई वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से सरकारें बने, विधायिका सही से काम करे, कार्यपालिका सही हो, न्यायपालिका सही हो। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में ऐसी आपको दखलंदाजी या इस प्रकार का निर्माण या प्राथमिकता आपको नहीं देखने को मिलेगी। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। अब सभी ने अपने जो संविधान है वो जल्दबाजी में तैयार करे। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। अब जैसे रूस और रूस के साथ जो अधिकांश जो देश है सोवियत संघ के, उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाने का मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपना ली, जहां पर राष्ट्रपति के हाथ में सारी की सारी पावर आती है। जैसा अमेरिका का सिस्टम है वैसे सिस्टम, तो राष्ट्रपति के हाथ में क्या है, सारी की सारी पावर आ जाती है, वो हर संभव शक्ति उसको थमा दी जो वो काम कर सकता है। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई, तो संसद के हाथ में इतनी पावर नहीं थी, सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई, राष्ट्रपति के हाथ में आ गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मध्य एशिया के देश जैसे कि ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब, तो इनके यहाँ पे राष्ट्रपति के पास काफी ताकत थी, राष्ट्रपति को बहुत पावर दी गई और काफी उनमें से क्या होगा, सत्तावादी हो गए, मतलब सत्ता पे बैठे रहेंगे, हम पावर को छोड़ेंगे नहीं, हम इस कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, हम ही बने रहेंगे। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति पहले वो 10 साल के लिए उस पद पर बैठे, फिर उन्होंने फिर से 10 साल के लिए अपने आप को आगे राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। जैसा कि अभी आप सी जिनपिंग को देख सकते हैं, सी जिनपिंग ने काफी समय तक घोषित कर दिया है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने शायद 2036 तक घोषित कर रखा है कि हाँ भाई मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपको कम देखने को मिलती है।
इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। तो ये जितने भी जो राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, इन्होंने किसी ने भी अपनी असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। इन्होंने कह दिया कि कोई भी हम जो फैसला ले लेंगे उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता, जो हम कर रहे हैं वही क्या होगा, उचित होगा। मतलब ओवरऑल आप ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा वो तानाशाह वाला सा जो रूप आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पे इन देशों में देखने को मिल रहा है। अधिकांश देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आप ज्यादातर देशों में देखेंगे न्यायिक संस्कृति। न्यायिक संस्कृति का मतलब क्या होता है कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो लोगों के साथ न्याय होने वाली संस्कृति, और जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका आजाद है, वो ना राष्ट्रपति के दबाव में हो, ना प्रधानमंत्री के, ना संसद के, ना कार्यपालिका के, किसी के भी दबाव में ना हो, और सही निर्णय दे, इस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना भी अभी काफी देशों में बाकी है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की मजबूती। अभी तक हम बात कर रहे थे बिल्कुल सोवियत संघ के बिल्कुल गिरावट की, अब हम वापस बात कर रहे हैं उनके ऊपर उठने की। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। तो अब 1990 में क्या हुआ, शॉक थेरेपी लॉन्च हुई, और उसका 2000 मतलब 10 साल बाद फिर से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपनी पटरी पर आने लगी और सही से काम करने लगी। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पूर्ण जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। ठीक है, तो अब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः किस पे टिकी हुई थी, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे, जैसे कि खनिज हो गया, मिनरल्स हो गए, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, कोई धातु कोई मेटल हो गए, इन पे। जैसे अभी भी आपने रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तब आपने देखा था रशिया पे काफी निर्भरता काफी देशों की थी तेल के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। तो ये जितने भी देश आपको देखने को मिल रहे हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये तेल और गैस के बड़े उत्पादक है, काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ, इस एवज में इन्हें किराया मिलता था। अब जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जो वहां से जिन देशों ने पाइपलाइन बनाने की इजाजत दे दी उनको भी फायदा, तो उस पाइपलाइन का उनको क्या मिलता था, किराया मिल जाता था, रेंट मिल जाता था। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर से शुरू हुआ। तो विनिर्माण मतलब फिर से उद्योग लगाना, इंडस्ट्रीज लगाना, फिर से मैन्युफैक्चरिंग करना, ये फिर से धीरे धीरे शुरू होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारे एमसीक्यू की तरफ, और लास्ट में एक ही क्वेश्चन था, उसका आंसर था बी। ओके, आइए आज का क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ। पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, पूंजीवादी देश गरीब हो गए, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। ठीक है, तो आप इसका जो भी आंसर हो वो आप आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज भी ये एक ही एमसीक्यू है, क्योंकि इन पे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बल्कि बड़े जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनने की ज्यादा उम्मीदें होती हैं। ओके, आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।